बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 3 का सेकंड लेक्चर जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हमने डिस्कस करना है टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन। स्टूडेंट्स, जो 3.1 एक्सरसाइज आपने की थी वहाँ पर आपने डिस्कस किया था डिफरेंशियल्स को। अब जो रिमेनिंग पूरे का पूरा चैप्टर है ये किसके ऊपर है? ये इंटीग्रेशन के ऊपर है। यहाँ पर हमने बेसिकली ये सीखना है कि आपने एक गिवन फंक्शन की जो इंटीग्रेशन है वो किस तरह से करनी है। इंटीग्रेशन क्या होती है बेटे? इंटीग्रेशन है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जो डिफरेंशिएशन है इसका जो रिवर्स प्रोसेस है, या फिर बाज बुक्स में इसमें इनवर्स प्रोसेस भी लिखा हुआ है। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड द इंटीग्रेशन। यानी कि प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज गिवन। स्टूडेंट, जिस तरह से आप डिफरेंशिएशन करते हैं, आपके पास एक फंक्शन होता है, आप उसके ऊपर कुछ जो है ना वो फार्मूले लगाते हैं, कुछ टेक्निक्स लगाते हैं और उस फंक्शन की डिफरेंशिएशन कंप्लीट करके एक आंसर निकाल लेते हैं जिसको आप गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव कहते हैं। अब यूं समझ लीजिए कि हमारे पास वो जो डेरिवेटिव है ना वो हमारे पास मौजूद होगा और आपने क्या करना होगा, वो फंक्शन फाइंड आउट करना होगा। तो यही हम कह रहे हैं, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज गिवन। वो जो प्रोसेस है बेटे गिवन फंक्शन फाइंड करने का, डेरिवेटिव से स्टार्ट होकर गिवन फंक्शन फाइंड करने का, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ये इंटीग्रेशन कहलाता है। यानी कि जो इंटीग्रेशन होगा वो एक्चुअली डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस होगा। ठीक है जी। यानी कि जो इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूले होंगे वो डेरिवेटिव के उलट होंगे। ठीक है जी। अब ये जो बात हमने कही है, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज गिवन, इसको बेटे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अगर फाई हमारे पास कोई फंक्शन हो जिसका डेरिवेटिव एफ के इक्वल हो, तो फिर जो ये जो f है, f की इंटीग्रेशन करने से आंसर क्या आने आएगा? वो फाई ऑफ एक्स के इक्वल आएगा। इसको हम इस तरह से लिखते हैं कि जो f ऑफ एक्स की जो इंटीग्रेशन है वो किसके बराबर होगा? वो फाई ऑफ एक्स प्लस सी के इक्वल होगा। ये जो आपने सिंबल लगाया है ये समेशन का सिंबल होता है, सिग्मा का सिंबल होता है। यहाँ पर हम ये सिंबल यूज कर रहे हैं फॉर इंटीग्रेशन। अब ये समेशन का सिंबल इंटीग्रेशन के लिए क्यों यूज किया जा रहा है, इसका क्या मतलब है? देखिए वो आएगा नेक्स्ट वाली, आगे वाली, आखिर वाली एक्सरसाइजेस में जाके आएगा। ठीक है, वहां पर हम इसको पढ़ेंगे कि इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। ठीक है, वहां पे आप देखेंगे कि ये जो समेशन का सिंबल है वो हमने यहाँ पर क्यों यूज किया है। लेकिन अभी आपने क्योंकि शुरू वाली जितनी भी एक्सरसाइजेज है ना, हमने यहाँ पर सिर्फ इंटीग्रेशन करने की टेक्निक सीखनी है कि भी इंटीग्रेशन करना कैसे है हमने। ठीक है जी। इसलिए यहाँ पर आप जस्ट इसको एज अ ऑपरेटर लेके चलेंगे कि भी ये एक ऑपरेटर है। ठीक है, इंटीग्रेशन एक ऑपरेटर है जो इस फंक्शन के ऊपर अप्लाई हो रहा है, और जिसके ऊपर अप्लाई हो रहा है ये फंक्शन क्या कहलाता है? ये इंटीग्रेंड कहलाता है। और ये जो डी एक्स साथ लिखा होगा ये इस बात को इंडिकेट करेगा कि आपने जो इंटीग्रेशन है वो किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से करनी है? एक्स वेरिएबल के रिस्पेक्ट से करनी है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि यहाँ पर जो फंक्शन होता है उसमें एक से ज्यादा वेरिएबल्स लिखे होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो डी एक्स या डी वाई या डी जेड या डी टी जो लिखा होगा वो इंडिकेट करेगा कि आपने किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करनी है। तो आंसर क्या आएगा? आंसर हमारे पास आएगा फाई ऑफ एक्स प्लस सी। अब जरा आप गौर करें, हमने ये कहा है कि फाई एक फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव करने से आंसर एफ आता है, तो फिर एफ की इंटीग्रेशन करने से आंसर क्या आएगा? फाई ऑफ एक्स प्लस सी। आंसर फाई ऑफ एक्स आना चाहिए। ये प्लस सी हमने यहाँ पर क्या लिखा है ये भी हम अभी जो है ना वो डिस्कस करने लगे हैं। पहले हम इसी बात को मजीद समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कीजिए बेटे कि आपके पास एक फंक्शन है x³ प्लस
3। डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में आप क्या करते थे, आप इसका डेरिवेटिव लेते थे, आपने इसकी डिफरेंशिएशन की, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आपको मालूम है क्या बनता है बेटे, 3x² बनता है, और जो 1 का डेरिवेटिव है वो 0 बनता है। तो इस तरह से एक्स क्यूब प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 3x²। तो फिर 3x² की जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगी बेटे, एक्स क्यूब प्लस 1, यानी कि एक्स क्यूब प्लस 1 की डिफरेंशिएशन करने से जो हमारे पास आंसर आता है वो अगर 3x² आता है, तो 3x² की इंटीग्रेशन करने से आंसर क्या आना चाहिए, एक्स क्यूब प्लस 1 आना चाहिए। इनके ये जो बात ऊपर आपने कही है ना, इंटीग्रेशन की जो आपने बेसिक डेफिनेशन की है, हम उसके लिए एग्जांपल ले रहे हैं। बेसिक आपने इंटीग्रेशन की डेफिनेशन ये दी है कि अगर फाई कोई फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव करने से एफ आता हो, तो एफ की इंटीग्रेशन करने से क्या आंसर आएगा, वो फाई आंसर आएगा। मीन टू से रिवर्स प्रोसेस पे हम जा रहे हैं। फर्दर आप देखिए, हम ये बात अब यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि वाई वी ऐड सी, कि ये जो सी आपने ऊपर ऐड किया था ये क्यों ऐड किया था। देखिए बेटे, हम ये कह रहे हैं कि इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। एक्स क्यूब का अगर आप डेरिवेटिव लेंगे तो वो 3x² आएगा। तो फिर 3x² की इंटीग्रेशन करने से क्या रिजल्ट आना चाहिए, वो ये वाला एक्स क्यूब आना चाहिए, क्योंकि ये इसका रिवर्स प्रोसेस है। अच्छा, अब जरा गौर कीजिएगा, अगर आप एक्स क्यूब प्लस 1 का डेरिवेटिव करें तो वो भी क्या आता है, वो भी तो 3x² ही आता है। इसका मतलब है कि फिर 3x² के जो इंटीग्रेशन करने से आंसर आना चाहिए वो एक्स क्यूब प्लस 1 आना चाहिए। इसी तरह से अगर एक्स क्यूब प्लस 19 की इंटीग्रेशन करते हैं, सॉरी, एक्स क्यूब प्लस 19 का डेरिवेटिव करते हैं तो आंसर आता है 3x²। तो फिर 3x² की इंटीग्रेशन करने से आंसर क्या आना चाहिए, x² प्लस 19 आना चाहिए, क्योंकि भाई इंटीग्रेशन जो है वो रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है, उसको एग्जैक्टली वो रिजल्ट देना चाहिए। तो अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, 3x², 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 अब यहाँ पर सब में जो फंक्शन है वो सेम है, लेकिन हमारा आंसर क्या कर रहा है, डिफर कर रहा है। अगर तो बेटे ये हमारे पास ना लिखा हो, ये ना लिखा हो, तो हम क्या करेंगे, हम क्या बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा, एक्स क्यूब आएगा, एक्स क्यूब प्लस 1 आएगा, कि एक्स क्यूब प्लस 19 आएगा। तो ये जो कांस्टेंट होता है जहां पर जिसका डेरिवेटिव जो है इधर 0 हो चुका होता है, यहाँ पर हो सकता है इंटीग्रेशन करने के बाद ये भी हो सकता है कि यहाँ पर कि कांस्टेंट नंबर साथ हो, इस वजह से हम क्या लगा देते हैं, हम कि कांस्टेंट नंबर यहाँ पर साथ वेरिएबल की फॉर्म में ऐड कर देते हैं। हम सी लगा देते हैं, आमतौर पर ए लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, कोई ऐसा जो है ना हम कांस्टेंट इसके साथ लगा देते हैं, लेकिन हमें उसकी वैल्यू जो है वो पता नहीं होती, लेकिन हमें ये पता होता है कि यहाँ पर कोई सी आ सकता है। अब ये सी जो है एक्चुअली उसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, वो फाइंड करने का जो मेथड है हम अपनी लास्ट एक्सरसाइज में जाके सीखेंगे। अभी आपने सिर्फ और सिर्फ ये बात याद रख लेनी है कि जहां पे भी हमने इंटीग्रेशन करनी है या इंटीग्रेशन का कोई भी फॉर्मूला लिखना है, हम उसके साथ क्या लगा दिया करेंगे, एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी लगा दिया करेंगे। तो इन जनरल बेटे आप इस तरह से लिख दिया करेंगे कि 3x² की जो इंटीग्रेशन है वो क्या है, वो एक्स क्यूब है, और प्लस साथ आपने क्या लगा दिया, वो सी लगा दिया। अच्छा, यहाँ पर हम एक और कॉन्सेप्ट जरा क्लियर करते जाते हैं कि ये सी लगाने से अब होगा क्या, हमारे पास आंसर जो है होगा वो डेफिनेट नहीं होगा, इसलिए हम इस इंटीग्रेशन को क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रल, बिकॉज ऑफ दिस सी, क्योंकि हमारे पास इस वक्त यहाँ पर एक डेफिनेट वैल्यू मौजूद नहीं है। हाँ, अगर क्वेश्चन के अंदर कोई कंडीशन ऐसी दी हो जिसकी वजह से हम सी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें, अगर सी लग जाएगा यहाँ पर, तो फिर ये इनडेफिनेट इंटीग्रल नहीं रहेगा, बल्कि फिर वो डेफिनेट इंटीग्रल बन जाएगा। तो बहरहाल अगर एक
आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऐड हो रहा हो तो बेटे आप इसको क्या बोलेंगे, आप इसको इनडेफिनेट इंटीग्रल बोलेंगे। दूसरी बात आपने ये भी याद रखनी है कि इनडेफिनेट इंटीग्रल के आंसर्स कितने होते हैं, इन्फिनिट मैनी आंसर्स होते हैं। यानी कि एक फंक्शन के जो इंटीग्रल होते हैं वो कितने होते हैं, वो इन्फिनिट होते हैं। बिकॉज ऑफ दिस सी, अगर आप सी की वैल्यू डिफरेंट लगाते जाएं तो हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज आती जाएंगी। सी के लिए 1 लगा दें एक आंसर आ जाएगा, सी के लिए 2 लगा दें एक और आंसर आ जाएगा, सी के लिए 3 लगा दें एक और आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। इस तरह जितने भी आपके पास रियल नंबर्स हैं अगर आप वो सब लगाते जाएंगे तो हमारे पास डिफरेंट इसके रिजल्ट्स आते जाएंगे। ठीक है, तो वो सारे के सारे जो है वो 3x² के क्या हैं, इंटीग्रल्स हैं। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है कि जब सी साथ लिखा हुआ है तो ये इंडेफिनेट इंटीग्रल है और ये इंडेफिनेट इंटीग्रल कितने होते हैं, इन्फिनिट मैनी आंसर्स होते हैं। अच्छा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारे पास दो रिजल्ट्स हों, दो इंटीग्रल्स हों, किसी फंक्शन के 2 इंटीग्रल्स हैं, एक φ1 है और एक φ2 है, दोनों का जो डिफरेंस होगा ना बेटे ये कोई कांस्टेंट नंबर होगा। जैसा कि आप ये देखिए ऊपर वाली एग्जांपल में, ये 3x² के 2 इंटीग्रल से x³ + 1 और दूसरा x³ + 19, इन दोनों को बेटे अगर आप माइनस करेंगे ना तो आंसर क्या आना है, आंसर हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर आना है। तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है कि डिफरेंस ऑफ एनी 2 इंडेफिनिट इंटीग्रल्स ऑफ अ गिवन फंक्शन इज कांस्टेंट। अगर आपके पास किसी एक ही फंक्शन के 2 इंडेफिनिट इंटीग्रल्स हों तो उनका जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, वो कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर तो हमने इस पेज के ऊपर हमने डिस्कस किया है अभी तक कि इंटीग्रेशन है क्या। हमने बेटे ये कहा है कि इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, कि अगर आपके पास एक फंक्शन होता है आप उसकी डिफरेंशिएशन करके इसका रिजल्ट निकालते हैं। अब हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन में हमने इसका रिवर्स प्रोसेस करना है। जो डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास गिवन होगा, रिवर्स प्रोसेस करके आपने क्या फाइंड करना है, आपने फंक्शन फाइंड करना होगा। ठीक है, चलिए जी, अब वो फाइंड कैसे करना है, अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और फार्मूलों को जो है ना हमने डिस्कस करना होगा। ले जी बेटे इंटीग्रल फाइंड करने के लिए जो इंटीग्रेशन का बेटे आंसर होता है ना उसको हम इंटीग्रल बोलते हैं। जिस तरह से जो डिफरेंशिएशन का आंसर होता है उसको आप डेरिवेटिव बोलते हैं ना, इसी तरह से जो इंटीग्रेशन का आंसर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रल बोलते हैं। इंटीग्रल फाइंड करने के लिए या यूं समझ लीजिए कि इंटीग्रेशन करने के लिए हमें बेटे किन चीजों की जरूरत होगी। सबसे पहले तो हमें डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले बेटे हमारे फिंगर टिप्स के ऊपर होने चाहिए, क्योंकि जब आपको सीधी गिनती आती होगी तभी आप उल्टी गिनती सही सुना सकेंगे। तो बेटे यहाँ पर चूंकि फार्मूले हैं वो सारे के सारे डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन के फार्मूलों से बनने हैं, इसलिए डिफरेंशिएशन के फार्मूले हमें आने चाहिए। नंबर 2, इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले। ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले बेटे जो है ना वो यहाँ पर वाइडली यूज होंगे, बार बार यूज होंगे, इसलिए जो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े थे उनको लाजमी तौर पर एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। पर्टिकुलरली चैप्टर नंबर 10, वहां पर जो आपने हाफ एंगल, डबल एंगल और 10.4 में जो फार्मूले पढ़े थे वो सारे एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिए। नंबर 3, इंटीग्रेशन के फार्मूले जो हम नहीं पढ़ेंगे वो हमें याद होने चाहिए। और नंबर 4 इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, दैट इज टेक्निक। मैं बेटे जब आपको इंटीग्रेशन करवाऊंगा ना मैं आपको कुछ टेक्निक साथ बताया करूंगा। ये टेक्निक हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुआ करेगी टू स्टार्ट द क्वेश्चन कि आपने इंटीग्रेशन में कैसे करनी है, स्टार्ट कैसे लेना है आपने क्वेश्चन का। ठीक है, इसलिए जब आपने अपने पास फार्मूलों की लिस्ट बनानी है ना बेटे, आपने 4 किस्म के फार्मूले लिखने हैं। इसमें 4 लिस्टें आपने बनानी है अपने पास फार्मूलों की। ठीक है, एक आपने डिफरेंशिएशन के फार्मूलों की लिस्ट बना लेनी है, एक ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलों की लिस्ट अलग पेज पे बना लेनी है, फिर इंटीग्रेशन के फार्मूलों की लिस्ट आपने अलग पेज पे बना लेनी है,
फिर आपने टेक्निक्स जो मैं बताऊंगा उसकी आपने लिस्ट जो है ना वो अलग बना लेनी है। जहां जहां जो जो फार्मूले आएंगे वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा, लेकिन आप लोगों ने इसकी जो लिस्टें हैं चारों वो आपने अलग अलग बनानी है। और जितने दिन इंटीग्रेशन चलती रहेगी आपने हर रोज उन लिस्टों को एक बार पढ़ना करना है, ठीक है। तो देखिए इंशाल्लाह जब इंटीग्रेशन एंड तक पहुंचेंगे हम तो आपको सारे के सारे ये फार्मूले भी याद हो चुके होंगे और टेक्निक्स भी याद हो चुकी होंगी। लो भी, अब हम चलते हैं फार्मूले की तरफ। इंटीग्रेशन का सबसे पहला फार्मूला। अच्छा बेटे, एक बात याद रखनी है, हमने सारे फार्मूले एक साथ नहीं पढ़ने हैं। ये नहीं कि मैं सारा कुछ एक दफा आप पे थोप दूंगा, ये ऐसे नहीं होना। मैंने क्या करना है, मैंने हर रोज आपको कुछ फार्मूले पढ़ाने करने हैं और फिर उन फार्मूलों से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हमने किया करने हैं, ठीक है। लेकिन आपने वो जो फार्मूले हैं वो अपने पास लिस्ट में लिख लेने करने हैं। जो डेरिवेटिव के फार्मूले आएंगे वो आपने डेरिवेटिव वाली लिस्ट में लिख लेने हैं। जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले आएंगे वो ट्रिग्नोमेट्री वाली लिस्ट में आपने लिखते जाने हैं। जो इंटीग्रेशन के फार्मूले आएंगे वो आपने इंटीग्रेशन वाली लिस्ट में लिखते जाने हैं। जो टेक्निक्स मैं बताऊंगा वो आपने टेक्निक्स वाली लिस्ट में लिखते जाना है। जो पहले लेक्चर का फार्मूले है ना जी, इसको मैंने नाम दिया है फार्मूला सेट वन। सेट वन में आज हमने कौन कौन से फार्मूले पढ़ने हैं ये देखते हैं। सबसे पहला फार्मूला बेटे एक्स की पावर एन, ये बाहिर साइन है और डी एक्स है, ये आपको मैंने बता दिया पहले, एक्सप्लेन कर दिया कि ये इंटीग्रेशन का साइन है। एक्स रेज टू पावर एन की आपने इंटीग्रेशन कैसे करनी है। किस जब भी बेटे एक्स की पावर आपके पास लिखी होगी, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, जो मर्जी एक्स की पावर हो, सिर्फ -1 नहीं होनी चाहिए। -1 के अलावा जो मर्जी लिखा हो आपने बेटे क्या करना है, पावर में एक ऐड करके पावर से डिवाइड कर देना है, तो ये इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी प्लस सी। अच्छा जरा आप देखें, आपने यहाँ पर बिल्कुल जो है ना वो डेरिवेटिव का उलट किया है। डेरिवेटिव में बेटे आप क्या करते थे, आप पावर में से एक माइनस करते थे, यहाँ आपने क्या किया है, ऐड किया है। वहां पर आप पावर को पहले लाकर मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन यहाँ पर आपने क्या किया है, डिवाइड किया है। और वहां पर आप माइनस करने के बाद पावर ऊपर लिखते थे, यहाँ पर आपने ऐड करने के बाद लिखा। वहां माइनस करने से पहले पावर पहले आती थी, यहाँ पर ऐड करने के बाद पावर नीचे जाएगी, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल उसका उलट हो गया है कि हमने क्या करना है, पावर में एक ऐड करके पावर से डिवाइड कर देना है। अगर बेटे एक्स की बजाय कोई लीनियर एक्सप्रेशन लिखा हुआ आ जाए, ए एक्स प्लस बी, लीनियर एक्सप्रेशन का मतलब बेटे आप समझते हैं जिसमें वेरिएबल की पावर जो है वो 1 होती है, तो ये ए एक्स प्लस बी हमारे पास एक लीनियर एक्सप्रेशन है। लीनियर एक्सप्रेशन की कोई पावर लिखी हो, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो चाहे फ्रैक्शन हो, यहाँ पे भी बेटे आपने यही करना है कि पावर में एक ऐड करके पावर से डिवाइड कर देना है। चेंज क्या आना है कि साथ में जो एक्स का कोफिशिएंट है ना ए, ये भी साथ में नीचे आ जाएगा। तो लीनियर एक्सप्रेशन के लिए भी वही फार्मूला होगा जो फार्मूला आपने एक्स की पावर के लिए लगाया है कि पावर में एक ऐड करके पावर से डिवाइड, और चेंज क्या आना है, साथ नीचे एक्स का कोफिशिएंट आ जाना है। ये कंडीशन वही है कि n इज नॉट इक्वल टू -1, ये -1 नहीं होनी चाहिए, -1 के अलावा जो मर्जी हो। और प्लस सी बेटे वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अब वो हर जगह पर साथ साथ जो है ना वो आता जाएगा। अच्छा यहाँ पर एक बात समझ लीजिए, इंटीग्रेशन का कोई भी फार्मूला आपने वेरीफाई करना हो तो वो कैसे होगा, वो डेरिवेटिव से वेरीफाई होगा। इसकी इंटीग्रेशन x की पावर n की इसके इक्वल है। क्यों इसके इक्वल है बेटे, क्योंकि इसका डेरिवेटिव करने से ये x की पावर n आंसर आएगा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। अगर आप x की पावर n+1 ओवर n+1 प्लस सी का डेरिवेटिव करते हैं तो ये जो नीचे वाला 1 ओवर n+1 है ये तो बेटे आ गया बाहर। अब x की पावर का डेरिवेटिव आप कैसे करते हैं, पावर को पहले लेके आते हैं और पावर में से एक माइनस करते हैं। ये n+1 से कैंसिल, 1 से कैंसिल, क्या बेटे आ गया, x की पावर n आ गया, ठीक है। तो हर फार्मूला जो है आप इस तरह से इसका वेरीफाई कर सकते हैं। अच्छा जी, ये आज का पहला फार्मूला हो गया, लेकिन यहाँ पर कंडीशन थी n इज नॉट इक्वल टू -1। अब क्वेश्चन हमारे माइंड में ये अराइज होता है कि भाई अगर -1 पावर हो तो फिर क्या होगा, फिर होगा क्या, करेंगे कैसे इसको।
तो ये हमारे पास दूसरा फार्मूला उसी के लिए आ गया। जब बेटे यहाँ पर n की जगह पर -1 लिखा होगा तो ये बन जाएगा 1/x। अब जरा आप अपने जहन में सोचें कि भी कौन सा फंक्शन था जिसका डेरिवेटिव हमने किया था तो आंसर 1/x आया था। तो बेटे आपको याद होगा वो क्या था, वो log x था। log x का डेरिवेटिव चूंकि 1/x आया था, इसीलिए 1/x की इंटीग्रेशन क्या होगी, नेचुरल log x होगी, प्लस c साथ आ जाएगा। और अगर यहाँ पर x की जगह पर एक लीनियर एक्सप्रेशन आ जाए तो फार्मूला फिर भी वही होगा। बेटे ये बात याद रख लीजिए, इन जनरल ये बात याद रख लीजिए कि हर वो फार्मूला जो x के लिए वेरिएबल है, x के लिए एप्लीकेबल है सॉरी, अगर उस x की जगह पर कोई लीनियर एक्सप्रेशन आ जाए तो वो फार्मूला उसके लिए भी एप्लीकेबल होगा। चेंज क्या आएगा कि x का जो कोफिशिएंट होगा उससे आपको उस एक्सप्रेशन को डिवाइड करना पड़ेगा। अगर 1/ax प्लस बी लिखा हुआ है तो इसकी इंटीग्रेशन बेटे क्या होगी, log ax प्लस बी, और नीचे क्या आ जाना है, a आ जाना है, और प्लस c साथ एज इट इज आता जाएगा। वो हर कहीं आना ही आना है, जहां पे भी हमने इंटीग्रेशन करनी है वहां प्लस c साथ आ जाना है। अब बेटे आप चेक कर सकते हैं, वही बात है कि कोई भी फार्मूला अगर आपने वेरीफाई करना है तो वो डेरिवेटिव से वेरीफाई होगा। अगर आप log x प्लस सी का डेरिवेटिव करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 1/x आएगा। इसीलिए 1/x की इंटीग्रेशन क्या है, log x प्लस सी है। नीचे वाला फार्मूला भी आप इस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं। आप राइट हैंड साइड पे लिखी हुई पूरी वैल्यू का डेरिवेटिव लें। ये 1/a तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। log ax प्लस बी, लॉग वाली वैल्यू का डेरिवेटिव आप कैसे लेते हैं, वो वैल्यू ओवर में चली जाती है, ठीक है। फिर इस वैल्यू का आगे डेरिवेटिव लेते हैं तो ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होगा, वो ए होगा, और सी कांस्टेंट है उसका 0 हो जाएगा। ये ए अगर ए से कैंसिल होगा तो आंसर क्या आ जाना है, 1/ax प्लस बी आ जाना है। तो बहरहाल आपने याद कर रखना है कि 1/लीनियर की इंटीग्रेशन कैसे होगी, log ax प्लस बी, और नीचे क्या आ जाना है, वो a आ जाना है, x का कोफिशिएंट आ जाना है। आज का थर्ड फार्मूला बेटे e की पावर x। बेटे याद रखिए, हर वो फार्मूला जो आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, हमने यहाँ पर उसकी इंटीग्रेशन सीखनी है, ठीक है। तो e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e की पावर x की इंटीग्रेशन e की पावर x ही होगी। क्यों होगी, क्योंकि आपको मालूम है कि ex का डेरिवेटिव जो था वो ex ही था, ठीक है। इसलिए ex की इंटीग्रेशन भी क्या होगी, वो e रेज टू पावर x ही होगी। और अगर x की जगह पर कोई लीनियर एक्सप्रेशन आ जाता है तो वो भी बेटे इसी तरह से होगा कि e की पावर की इंटीग्रेशन e की पावर ही आ जाएगी, और साथ में जो x का कोफिशिएंट है उससे आपने इसको डिवाइड कर देना है। 3 फार्मूले आज के हो गए जी। नेक्स्ट चलते हैं आज के 4th फार्मूले की तरफ। आज का 4th फार्मूला a की पावर x, अगर बेस में कि कांस्टेंट लिखा हुआ है, इसकी पावर में अगर x लिखा हुआ है, a की पावर x की इंटीग्रेशन क्या होगी, a रेज टू पावर x डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग a। आपको याद होगा कि a की पावर x का जो डेरिवेटिव आपने पढ़ा था ना, वो a की पावर x मल्टीप्लाई लॉग a था, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय लॉग a। और अगर a की पावर में कोई लीनियर एक्सप्रेशन आ जाता है तो इसकी इंटीग्रेशन भी उसी तरह से होगी, a की पावर एज इट इज आ जाएगी, नीचे log a आ जाएगा, और साथ में x का जो कोफिशिएंट है वो नीचे आ जाएगा। ये हर जगह पे ऐसा ही होना है कि जो फार्मूला x के लिए है वही फार्मूला लीनियर एक्सप्रेशन के लिए भी होगा, लेकिन जब लीनियर एक्सप्रेशन के लिए उसको अप्लाई करेंगे तो साथ में नीचे क्या आ जाना है, x का कोफिशिएंट आ जाना है। इसको आप बेटे वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आप ये राइट हैंड साइड लें, आप इसका डेरिवेटिव लें, ये log a 1/log a बाहर आ जाएगा, तो a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, a की पावर x मल्टीप्लाई log a। अब log a से कैंसिल होकर आंसर किसके इक्वल आ गया, a की पावर x की इक्वल आ गया। उसके बाद यहां पर देखिए नंबर 5, 1 की इंटीग्रेशन। वन की इंटीग्रेशन बेटे किसके इक्वल होगी, वो x की इक्वल होगी। यहाँ पर x की बजाय एक्चुअली क्या होना चाहिए था, x प्लस सी होना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है।
वो मतलब ये है कि वो सी मैंने लिखना भूल गया है। बी यहाँ पर जो है ना वो लिख लेते हैं, सी जो है अगर हमें कुछ यहाँ से मिल जाता है, आप यहाँ पर साथ जो है ना वो, और कलर भी मेरे ख्याल से सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई कलर ले लेते हैं, ठीक है। ये बड़ा मुश्किल है प्लस सी लिखना। चलिए बहरहाल आपको पता है कि यहाँ पर क्या आना है, यहाँ पर साथ में जो है ना वो प्लस सी आना है, ठीक है। तो वो प्लस सी जो है ना वो आप यहाँ पर एज्यूम कर लीजिए, क्योंकि x का डेरिवेटिव जो है वो 1 होता है, इसलिए 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, वो x होगी, ठीक है। प्लस सी अगर कहीं मैं भूल जाऊं तो आपको ये पता है, अंडरस्टूड है कि प्लस सी हर जगह पर साथ जो है ना वो आना ही आना है। उसके बाद अगर यहाँ पर इस तरह का एक्सप्रेशन लिखा हो, यहाँ पर हमने दो बातें सीखनी है कि पहली बात है कि टू फंक्शंस में क्या लिखा हुआ है, प्लस का साइन लिखा हुआ है। अगर बेटे प्लस का साइन लिखा होगा तो इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाती है। दूसरी बात यह है कि अगर कोई कांस्टेंट नंबर साथ मल्टीप्लाई हो रहा तो वो कांस्टेंट नंबर इंटीग्रेशन के साइन से बाहर आ जाता है। जैसे ये आपने राइट साइड पे क्या लिखा है, ए बाहर आ गया और एफ एक्स की इंटीग्रेशन, और बी बाहर आ गया और जी एक्स की इंटीग्रेशन आ गई। ये बेटे फार्मूले हैं जो आज हमने पढ़ने हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं, इन फार्मूलों का यूज करते हैं, क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन बेटे आपकी बुक का जो 3.2 एक्सरसाइज का है उसका फर्स्ट पार्ट देखिए। फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है 3x² माइनस 2x+1। अभी आपने जो पढ़ा ना बेटे, जो फार्मूला आपने पढ़ा है, आपने जस्ट है ना वो उसी के ऊपर चलना है, आपने कोई और जो है ना वो नहीं सोचना अभी। जी तो बेटे फर्स्ट पार्ट देखिए, क्वेश्चन आपके पास है 3x² माइनस 2x+1, इसकी आपने इंटीग्रेशन करनी है। अब सबसे पहले तो बेटे ये है कि ये आपने देखा कि इसमें माइनस का साइन है और प्लस का साइन है। जहाँ पर प्लस और माइनस आ रहे होंगे, आपने जो ऊपर लिखा हुआ फार्मूला ये अप्लाई कर देना है। ये बात याद रख लीजिए, जहाँ पर भी प्लस या माइनस बीच में आ रहे होंगे वहाँ पर क्या होगा, आपने इंटीग्रेशन सबके ऊपर अलग अलग कर देनी है और कांस्टेंट जो वहाँ पे लिखा होगा वो कांस्टेंट को बाहर ले जाना है। ये जो बेटे प्रॉपर्टी है, ये लीनियर की प्रॉपर्टी कहलाती है। आपने लिमिट में भी ये बात पढ़ी थी कि लिमिट भी जब फंक्शंस ऐड हो रहे होते थे, लिमिट दोनों के ऊपर अलग अलग अप्लाई हो जाया करती थी और कांस्टेंट नंबर लिमिट से बाहर आ जाते थे। और यही प्रॉपर्टी आपने डेरिवेटिव में भी पढ़ी थी, और यही प्रॉपर्टी आप किस में पढ़ रहे हैं, इंटीग्रेशन में पढ़ रहे हैं। तो ये लिमिट जो है वो डेरिवेटिव जो है, ये इंटीग्रेशन जो है, ये लीनियर ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। ये दो बातें जहां पर भी सेटिस्फाई हो जाएं, आप उसको क्या बोलते हैं कि ये कौन सा ऑपरेटर है, ये एक लीनियर ऑपरेटर है जो प्लस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और कांस्टेंट है ना वो बाहर आ जाता है। तो जहां पे भी प्लस या माइनस हो रही होंगी वैल्यूज, आपने उसको अलग अलग कर दिया करना है। ये आपने आज की पहली टेक्निक याद रखनी है। ये जो मैंने आपको कहा था ना टेक्निक्स, पहली टेक्निक बेटे क्या है कि जहां पर वैल्यूज प्लस या माइनस हो जाएंगी उनको अलग अलग कर दें और कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल दें। लो जी, अब आप इसकी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। एक्स की पावर के इंटीग्रेशन, एक्स की पावर के इंटीग्रेशन का आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, पावर में एक ऐड करके पावर से डिवाइड कर देना है। तो x² था, x³/3 आ गया, आंसर आ गया। 2 एज इट इज आ गया, x की पावर 1, x की पावर जो भी होगी बेटे वही होना है कि पावर में एक ऐड करके पावर से डिवाइड हो जाना है, x²/2। फिर यहाँ पर 1 आ गया, 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, x। इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गई, उसके बाद आपने प्लस सी साथ लगा दिया, ये हमारा आंसर आ गया। अब अगर कोई सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है तो वो आपने कर देनी है। ये 3 अप एंड डाउन कैंसिल, उसके बाद ये 2 अप एंड डाउन कैंसिल,
तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया। तो देखिए स्टूडेंट्स कितना इजी क्वेश्चन है। अगर आपको बस ये बात याद रह जाती है कि जब भी वैल्यूज प्लस या माइनस हो रही होंगी तो आपने अलग अलग करना है और कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकालना है। ठीक है, तो देखिए पहला फार्मूला ही लगा है अभी एक्स की पावर वाला और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से आप इसका सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट बेटे ये है एक्स स्क्वायर रूट प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को आप कैसे लिख सकते हैं, पावर 1/2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये 1 ओवर था, यहाँ पर भी पावर -1/2 हो जाएगी। तो आप देखिए एक्स की पावर है 1/2, एक्स की पावर है -1/2। एक्स की पावर बेटी जो भी होगी आपने क्या करना है, पावर में ऐड करके पावर से डिवाइड कर देना है। पावर में ऐड करके पावर से डिवाइड कर देना है। 1/2 प्लस 1 कितना होगा, 3/2। 1/2 प्लस 1 3/2। -1/2 प्लस 1 कितना होगा, 1/2 और नीचे भी 1/2 और प्लस सी, जहां पे भी हमने इंटीग्रेशन कंप्लीट कर दी है वहीं पे साथ प्लस सी आ जाना है। अब ये नीचे 3/2 है, ये 2/3 बन जाएगा। ये 2 भी नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया। मजीद प्रैक्टिस के लिए हम क्वेश्चन देखते हैं जी। इसका थर्ड पार्ट इसका देखते हैं। थर्ड पार्ट में बेटे क्या लिखा हुआ है, अच्छा ऊपर से ये थोड़ा कट गया। थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है एक्स इंटू एक्स स्क्वायर रूट -1। अगर गौर कीजिए तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर 2 वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं। मल्टीप्लिकेशन वाला तो बेटे आपने अभी तक कोई रूल जो है ना वो नहीं पढ़ा है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि जहां पर वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही होंगी उनको आपने आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप इस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एक्स की पावर 1 और एक्स की पावर 3/2 मल्टीप्लाई होकर एक्स की पावर 3/2 बन जाएगा और 1 इसके साथ जब एक्स मल्टीप्लाई होगा तो ये एक्स आ जाएगा। अब आप इस पे फॉर्मूला लगा सकते हैं, पावर में एक ऐड करके डिवाइड और पावर में एक ऐड करके डिवाइड, इंटीग्रेशन हो जाएगी। वो मैंने नहीं लिखा यहाँ पर, वो आपके लिए छोड़ दिया है। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट है 2x प्लस 3 की पावर 1/2। अगर यहाँ पर देखें तो ये एक लीनियर एक्सप्रेशन है। लीनियर एक्सप्रेशन की पावर के लिए आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, पावर में एक ऐड करके पावर से डिवाइड कर देना है और साथ में नीचे क्या आना है, x का कोफिशिएंट, ये 2 है वो साथ नीचे आ जाना है। उसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई कर दें। ये मैंने फार्मूला दोबारा साथ बता दिया है कि ये वाला फार्मूला यहाँ पर आपने अप्लाई किया है कि पावर में एक ऐड करके डिवाइड और साथ में नीचे क्या आना है, एक्स का कोफिशिएंट आना है। नेक्स्ट चलते हैं इसके नाइन्थ पार्ट की तरफ। नाइन्थ पार्ट में बेटे क्या लिखा गया है, नाइन्थ पार्ट क्या कह रहा है, स्क्वायर रूट थीटा -1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट थीटा। जहां पे बेटे पावर ऐसी होगी जिसको आप एक्सपेंड कर सकते होंगे, आपने उसको पावर को खोल देना है। आपने यहाँ पर स्क्वायर का फार्मूला लगा देना है। आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab का फार्मूला लगा देंगे और नीचे आपके पास एक वैल्यू है। ये आपने आज की सेकंड टेक्निक याद रखनी है। पहली टेक्निक मैंने आपको क्या बताई है कि आपने इंटीग्रेशन के साइन को प्लस या माइनस के ऊपर क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। दूसरी टेक्निक बेटे मैं क्या बता रहा हूं कि जब नीचे एक वैल्यू हो ऊपर कुछ वैल्यू प्लस या माइनस हो रही हो तो आपने इसको अलग अलग कर देना है। इस बात को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट द एलसीएम, या आप कह सकते हैं ब्रेक द एलसीएम, कि एलसीएम को ब्रेक कर दें, सबके नीचे अलग अलग कर दें। ये दूसरी टेक्निक आपकी आज की है, ये आपने याद रखनी है। इसके बाद अगर आप नीचे वाली पावर को ऊपर ले जाएंगे तो आपके पास ये ऐसी फॉर्म में आ जाएगा जिसकी इंटीग्रेशन करना बहुत ही आसान होगा और पहले वाला फार्मूला ही लगेगा, पावर में ऐड करके डिवाइड। अगर वेरिएबल थीटा लिखा हुआ है तो इससे फर्क नहीं पड़ता, फार्मूला तो वही लगेगा क्योंकि डी थीटा साथ लिखा हुआ है कि इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्टिव नहीं है। यहाँ पर भी पावर में ऐड करके डिवाइड कर दें और 2 बाहर आएगा, 1 बचेगा, 1 की इंटीग्रेशन थीटा और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसके बाद आप इसका देखिए 11th पार्ट। 11th पार्ट है बेटे e रेज़ पावर 2x प्लस e रेज़ पावर x डिवाइडेड बाय e रेज़ पावर x। यहाँ पर फिर वही बात है, नीचे एक वैल्यू है ऊपर 2 वैल्यूज हैं, तो आप क्या करेंगे, एलसीएम को ब्रेक कर देंगे। एलसीएम को जब ब्रेक करेंगे तो e की पावर 2x e x से कैंसिल, यहाँ पर ex आ जाएगा, यहाँ पर ex से कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। अब ex की इंटीग्रेशन e रेज़ पावर x ही होती है, फॉर्मूला आपने पढ़ लिया हुआ है, और 1 की इंटीग्रेशन x के इक्वल होती है, ये भी फॉर्मूला आपने पढ़ लिया है, प्लस c साथ आना ही आना है। अब बेटे क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट्स रह गए हैं,
वो पार्ट्स मैं आपके लिए असाइनमेंट के लिए दे रहा हूँ, वो आपने घर में करने हैं, क्योंकि वो सिमिलर हैं, जो हमने किए हैं वो इनसे सिमिलर हैं। अब बेटे जो आपने एक दिन आज आपने जो फार्मूले पढ़े और जो आपने टेक्निक्स पढ़ी और जिस तरह से आपने इसको यूज़ किया, आपने इसको याद रखना है और कल आपने इसे जो है ना वो आना है, ठीक है? अब जो फार्मूले एक बार होते जाएँगे वो आपने याद करते जाना है। अगर फार्मूला कि आपने मिस कर दिया, आपको याद ना हुए, ठीक है? फिर नेक्स्ट लेक्चर भी आपके लिए समझना जो है ना वो मुश्किल होते जाएँगे, ठीक है? तो रोज़ का काम रोज़ करते जाइए, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।